हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यूनिट 5 के अंतर्गत विद्यापति की पदावली के ऊपर, जिसमें कि हमने आज प्रयास किया है कि 5 पदों की हम व्याख्या करेंगे। तो मेरी गुजारिश होगी कि आखिर तक इन पांचों पदों को आप देखिए। इससे पहले हमने विद्यापति के ऊपर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह के दृष्टिकोणों पर विचार किया था। उम्मीद है कि उस वीडियो लेक्चर को आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो जरूर समय निकाल कर एक बार देखिए, जिससे कि आलोचनात्मक ढंग से विद्यापति से रिलेटेड आपको जानकारी मिलेगी। बाकी हम टेक्स्ट के आधार पर बातचीत करेंगे, तो बीच बीच में उसका भी जिक्र होता रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि जो आपके पाठ्यक्रम में विद्यापति की पदावली लगी है, उसके संपादक हैं नरेंद्र झा। ठीक है, इनकी पुस्तक है, अगर आप लोगों के पास होगी तो जरूर इसको पढ़िएगा। या इसके अतिरिक्त आप लोग राम वृक्ष बेनी पुरी की किताब भी खरीद सकते हैं अगर मिल जाए तो। ठीक है, तो उसमें भी बहुत सारे पद आपको मिल जाएंगे। विद्यापति की पदावली करके बुक है। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम व्याख्या आप सभी को कर ही रहे हैं, तो चलते हैं देखते हैं। जो पहला पद है वंदना के रूप में है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। और विद्यापति ने जैसा कि पदावली में राधा और कृष्ण को आधार बनाकर लिखा है, तो बार बार पदों में राधा और कृष्ण दोनों का जिक्र होता रहेगा। तो पहला पद देख रहे हैं वंदना है, और इसमें जो कवि है एक तरीके से राधा को संबोधित कर रहा है। और जब आप बच्चन सिंह को पढ़ रहे थे तो उसमें उन्होंने बताया था कि पदावली का पहला पद प्रतीक्षारत है। तो आपको अब पता चलेगा कि किस आधार पर उन्होंने कहा कि इसमें जो नायक है वो प्रतीक्षारत है, और प्रतीक्षारत को ही उन्होंने प्रेम से जोड़ा था। ठीक है, जब दो अपरूप एक दूसरे की प्रतीक्षा करें तो वहां पर प्रेम उत्पन्न होता है। तो इस टाइप से यहाँ पर आप देखेंगे इस पद में। पद की शुरुआत है नंदक नंदन कदम्ब बेरी तरुतर धीरे धीरे मुरली बोला समय सकेत निकेतन बैसल बेरी बेरी बोली पठाव तामरी तोरा लागी अनुखन विकल मुरारी जमुना कतिर उपवन उद्वेगल फिर ततही निहार को रस बकनी के अबैत जाइत जनि जनि कुछ बन मारी तोहे मतिमान सुमत मधुसूदन बचन सुन किछु मोरा भनई विद्यापति सुन बरजौवती पंदह नंद किशोरा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि जो भाषा शैली है, अगर शिल्प के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैथिली भाषा का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और आप देख रहे हैं कि इसमें मार्का लगा हुआ है भनई विद्यापति। जैसे सूरदास आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी कहो सूरदास इस टाइप से पंक्ति मिल जाएगी। मीरा का पढ़ेंगे तो वहां पर भी पंक्तियां मिल जाएंगी। इसके अतिरिक्त कबीर का पढ़ेंगे, तुलसी का पढ़ेंगे तो पता चल जाता है कि ये फला कवि का है। लेकिन परीक्षा में भी बहुत ही चतुरता के साथ पंक्तियां पूछ ली जाती हैं। कवि के नाम को हटा दिया जाता है, यानी कि जो ऊपर की पंक्तियां हैं इसमें से कहीं भी कोई पंक्ति उठा ली जा सकती है और आप सभी से पूछा जा सकता है कि इसके कवि कौन है। तो यहाँ पर आपने पदों को देखा, इस पद को देखा, और आपके दिमाग में कुछ शब्द होंगे जिनके की अर्थ नहीं आ रहे। तो हम क्रमशः देख लेते हैं। नंदक नंदन मतलब नंद के बेटे श्री कृष्ण। तर मतलब तले नीचे। सकेत निकेतन मिलने का सांकेतिक स्थान। बैसल बैठे हुए। बेरी बेरी मतलब बार बार। सामरी मतलब श्यामा। यहाँ पर देखा जाए तो सांवरी होता तो आप जल्दी से इसको कैच कर लेते, लेकिन यहाँ पर सामरी लिखा हुआ है जिससे कि रंग का यहाँ पर पता चल रहा है श्यामा। तोरा लागी तुम्हारे लिए। अनुखन अनुखन मतलब प्रतिक्षण। खन खन आप देखेंगे मैथिली में खन का मतलब होता है क्षण। तीर मतलब तट। उद्वेगल मतलब उद्विग्न व्याकुल। ततही मतलब उसी ओर। जनि जनि प्रत्येक स्त्री से। मतिमान मतलब समझदार बुद्धिमान। भनई मतलब कहते हैं। जौवती युवती। बंद वंदना करो। तो इस पद में
श्री कृष्ण जो है एक निश्चित स्थान पर बैठकर राधा का इंतजार कर रहे हैं। इसका कुछ अर्थ इस प्रकार है कि हे राधिका, नंद के पुत्र कदम वृक्ष के नीचे बैठकर नंदक नंदन, नंद के बेटे कदम कदम वृक्ष के नीचे बैठकर धीरे धीरे मुरली बोला, धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं। वह समय सकेत निकेतन बैसल बेरी बेरी बोल पठा। वह पूर्व निश्चित मिलन स्थल पर निर्धारित समय के अनुसार पहुंच गया है और वहां बैठकर बार बार मुरली के स्वर में तेरा नाम लेकर पुकार रहा है। सामरी तोरा लागी अनुखन विकल मुरारी, बार बार तुम्हारा नाम लेकर पुकार रहा है। ठीक है, ये सामरी मतलब श्यामा, राधिका को संबोधित है ये पूरा वंदना। और इसके बाद है कि जमुना का तीर उपवन उद्वेगल फिर ततही निहार। मतलब है कि जो यमुना का तट है यहाँ पर स्थित उपवन में व्याकुल होकर बार बार उस ओर देखता है जिधर तुम्हारे पहुंचने की संभावना है, जिधर से तुम्हारे आने की उम्मीद है कि इसी साइड से आ सकती है। गोरस बकनी के अबैत जाइत जन जन पुछ मार। तो जितनी भी दही बेचने के लिए आती जाती स्त्रियां उनको दिखाई पड़ती हैं, सबसे वे तुम्हारे विषय में पूछ रहे हैं। तो है मतिमान सुमति मधुसूदन बचन सुनो किछ मोरा। हे राधे, मेरी बात सुनो, तू भी बुद्धिमती है, तुम बुद्धिमान हो। सुमति मधुसूदन बचन सुनो किछ मोरा। और कृष्ण भी सुंदर बुद्धि वाले हैं, इसलिए तुम्हारा परस्पर प्रेम होना चाहिए और यह प्रेम उचित भी है। तो है मतिमान सुमति मधुसूदन बचन सुनहु कुछ मेरा। भनई, भनई मतलब कहते हैं, विद्यापति कहते हैं कि हे श्रेष्ठ युवती सुन बर जौवती। हे अपने चिरंजीवी, वर मतलब श्रेष्ठ, जौवती, हे श्रेष्ठ युवती सुन, तू नंद किशोर की वंदना कर। बंदह नंद किशोरा। तो यहाँ पर मुख्य तौर पर पहले पद में कृष्ण प्रतीक्षारत हैं और राधा का इंतजार कर रहे हैं और लगातार मुरली बजाकर एक तरीके से अपना समय काट रहे हैं और आने जाने वाले जो भी यात्री हैं या फिर उस रास्ते पर चलने वाले हैं उनसे बार बार राधिका के बारे में पूछते हैं। तो विद्यापति राधिका को समझाते हुए कहते हैं कि तुम भी श्रेष्ठ हो, कृष्ण भी श्रेष्ठ हैं, मानो एक दूसरे के लिए तुम लोग बने हो, इसलिए आप उनकी वंदना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये कुछ इसका भावार्थ था। तो बातों ही बातों में आप लोगों ने पूरी पंक्तियों को भी अपने दिमाग में बैठा लिया होगा और इस पद की व्याख्या भी आपको समझ में आ गई होगी। कुल मिलाकर इस पद में एक तरीके से वंदना की गई है और राधा कृष्ण को आधार बनाकर पूरी बात कवि ने यहाँ पर कहा है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ इसमें अलंकार है, जिसमें कि उपवन, उद्गल, उद्वेगल में क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार है। ऊ की क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है। बेरी, बेरित, जनि जनि में विवक्षा अलंकार है। आप देखेंगे कि जैसे जनि जनि शब्द थे, यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ अलंकार है, आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी विद्यापति की पदावली, जिसको लेकर ये कंफ्यूजन है आलोचकों में कि ये श्रृंगारिक है या भक्त है, तो यहाँ पर श्रृंगार काव्य है और कवि द्वारा वंदना की गई है, उसके अनुसार ही वंदना की गई है। मतलब आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी इसमें भक्ति का और श्रृंगार दोनों का समावेशन है एक तरीके से, लेकिन उसमें श्रृंगार ज्यादा प्रधान है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नायक नायिका के मिलन की बात की जा रही है। तो एक तरीके से, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी श्रृंगारिक काव्य माना है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको भक्ति में रखा हुआ है। सारी चीजें आप जान रहे होंगे अगर पुरानी वीडियोज देखे होंगे तो। अब हम बात करते हैं दूसरी व्याख्या यानी दूसरे पद की, जिसमें राधा की वंदना की गई है। इसमें भी राधा की वंदना की गई है
और जिसके आधार पर डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को अपरूप सौंदर्य का कवि कहा है, वो भी चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हम चलते हैं, बात करते हैं दूसरे पद के ऊपर। दूसरा पद आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया कि देख देख राधा रूप अपार, अपरूप के बिह आनि मोरावुल, खिति तल लावनी सार, अंग ही अंग अनंग मुरझायत, हेरह पढ़ह अथीर, मनमत कोटि मथन करु जे जन, ते हरि मई धई मधिगीर, कत कत लक्ष्मी चरण तल, न्योछय रंगिनी हेरी विभोरी, करु अभिलाख मन ही पद पंकज, अहनिशि कोर अघोरी। ठीक है, तो इस पद में राधा की वंदना की गई है। कुछ हम शब्दों को यहाँ पर देखते हैं। देख देख राधा रूप अपार, तो राधा के सौंदर्य को देखकर, अपरूप के बिह, अपरूप मतलब अपूर्व, बिह मतलब विधि या ब्रह्मा, आनि मेरावुल ला मिलाया या रच दिखाया, क्षितितल, क्षिति आप देख रहे हैं कि क्षितिज, क्षितिज आपने सुना होगा। ठीक है, जहां पर पृथ्वी और आकाश मिले हुए दिखाई पड़ते हैं, क्षितिज। तो यहाँ पर देखिए उसी का एक अलग तरीके का है, क्षिति तल पृथ्वी पर, लावणी मतलब सुंदरता, लावण्य, अनंग कामदेव, अथीर मतलब अस्थिर चंचल, मनमत कामदेव। आप देख रहे हैं कि कामदेव का यहाँ पर दो दो पर्यायवाची दिखाई पड़ रहा है, एक जगह मनमत लिखा गया है, एक जगह अनंग लिखा गया है। मधि मतलब में, लक्ष्मी लक्ष्मी, न्योछय न्योछावर होती है, रंगिनी सुंदरी, विभोरी बेसुध होकर, जिसको कई बार बोल दिया जाता है भाव विभोर, उसी से लिया गया है। अहनिश, अहरनिश यानी दिन रात, कोर मतलब गोद, अगोरी मैथिली में मतलब पहरा देकर रखना। और मैथिली में ही अगोरना शब्द का प्रयोग नहीं होता, बल्कि आप पूर्वांचल में या फिर भोजपुरी इलाके में देखेंगे वहां पर भी अगोरना शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो भाषाएं हैं कहीं न कहीं एक दूसरे से पुष्पमाला की तरह गुथी हुई हैं। ठीक है, बस समझने की जरूरत है। अब इसमें भी, इस पद में भी बताया गया कि राधा के अपार रूप को देखो, देख देख राधा रूप अपार, राधा के अपार रूप को देखो, अपरूप के भी आन मेराओ, खिति तल लावन सार। आश्चर्य होता है कि विधाता ने, ब्रह्मा ने किस प्रकार पृथ्वी पर ऐसा अपूर्व सौंदर्य का सार सारे संसार से एकत्र करके एक जगह इकट्ठा कर दिया। ठीक है, तो यानी राधा के सौंदर्य का बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन एक तरीके से विद्यापति भी कर रहे हैं। जब आप पद्मावत पढ़ेंगे तो वहां पर पद्मावती का भी वर्णन कुछ इसी टाइप से है। यानी ये जो सौंदर्य वर्णन है स्त्रियों का, ये अचानक नहीं है। अगर आप पद्मावती का देखते हैं तो इसका मतलब है इससे पहले विद्यापति ने भी राधा के रूप का या सौंदर्य का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये आश्चर्य है कि ब्रह्मा ने राधा को इतना सुंदर बनाया कि मानो पूरे पृथ्वी पर सुंदरता का सार एकत्र करके ला दिया। अंग ही अंग अनंग मुरझायत, हेरहे पड़े अथीर। और वैसे भी आप जानते हैं कि सुंदरता का प्रतीक है कामदेव, वो भी एकदम से राधा के सौंदर्य के सामने मूर्छा सा गया है, वो भी मलिन हो गया है। और मलिन ही नहीं हुआ है बल्कि बेहोश भी हो गया है, शुद्ध बुद्धि खो दिया है पूरा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि राधा के सौंदर्य के आगे बेचैन होकर कामदेव भी क्या हो गया है, मूर्छित हो गया है, गिर गया है, अस्थिर हो गया है, चंचल हो गया है। मनमत कोटि मथन करु जे जन, ते हेरी मई मधि गिर। ठीक है, तो यहां पर आगे है कि जो पुरुष, यानी कि कृष्ण की भी बात आ रही है, जो पुरुष करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को नीचा दिखाने वाले हैं, वे भी उसे देखकर पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर जाते हैं। ठीक है, तो मनमत कोटि मथन करुजे, जन से हेरी महिमदि गिर। यानी कि जो पुरुष करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को पीछे छोड़ देते हैं या फिर नीचा दिखा देते हैं, वे भी
राधा के सौंदर्य को देखकर पछाड़ खाकर गिर जाते हैं। कत कत लक्ष्मी चरण तल नेव नेवछये रंगिनी हेरी विभोरी। और कितनी लक्ष्मियां, लक्ष्मी भी सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती हैं, कितनी ही लक्ष्मियां चरणों में बल न्यौछावर हो जाती हैं और इस सुंदर या फिर इस सुंदरी राधा को देखकर वो भाव विभोर हो जा रही हैं, अपनी शुद्ध बुद्धि खो दे रही हैं। विभोरी मतलब अपनी शुद्ध बुद्धि को खो दे रही हैं। कत कत लक्ष्मी चरण तल, कितनी लक्ष्मियां चरणों में न्यौछावर कर जाती हैं और इस रंगिनी मतलब राधा के सौंदर्य को देखकर भाव विभोर हो जाती हैं, बेसुध हो जाती हैं। करु अभिलाख मन ही पद पंकज अहनिशि कोर अगोर। और अंत में विद्यापति लिखते हैं कि ये जितनी भी लक्ष्मियां हैं मन में अभिलाषा करती हैं कि राधा के उन चरण कमलों को रात दिन गोद में संभाल कर रखें। करु अभिलाख मन ही, मन में ही ये अभिलाषा इच्छा प्रकट करती हैं कि पद पंकज, कि पंकज कमल रूपी चरण को रात दिन, अहनिशि कोर मतलब गोद में, अगोरे मतलब पहरा दे यानी उसकी रक्षा करे। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि राधा के अपरूप सौंदर्य का बड़ा ही अतिशयोक्त पूर्ण वर्णन विद्यापति ने किया है। इसीलिए डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनको लिखा कि ये अपरूप सौंदर्य के कवि हैं। तो इन्हीं पंक्तियों से ही तो आलोचकों ने भी तमाम उपाधियां दी हैं। तो इसलिए आपको टेक्स्ट पढ़ना कितना जरूरी है अब धीरे धीरे इसका आभास हो रहा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि व्याख्या इत्यादि आप सभी को समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि विद्यापति अभी तो हमने 2 पदों को ही पढ़ाया, आगे विद्यापति और कुछ आक्रामक नजर होते हुए आएंगे जिसको कि पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी क्योंकि पाठ्यक्रम में लगा हुआ है तो हम जरूर उसको पढ़ेंगे। कुछ अलंकारों को देखें तो ज्यादातर आप देख रहे हैं कि विद्यापति के पदावली में विवक्षा अलंकार है। अब विवक्षा अलंकार क्या है इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, अभी अपने दिमाग में आप रखिए। साथ में अनुप्रास और अत्युक्ति अलंकार, जिसको कि बार बार मैं अतिशयोक्ति अलंकार भी बोल रहा हूं, वो भी अलंकार है इसमें, ठीक है। तो एक तरीके से दूसरे पद में राधा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अगला जो पद है वो वय संधि पर आधारित है। वय संधि यानी कि ऐसी संधि जहां पर शैशव और यौवन, ठीक है, दोनों एक जगह मिलता है तो वो क्या कहलाता है, वय संधि। संधि मतलब आप देख रहे हैं कि जोड़ होता है, यानी कि आपकी जब 2 एज आपस में मिलती हैं, खासतौर से जो आपका शैशवावस्था है और धीरे धीरे आप युवावस्था की तरफ बढ़ते हैं तो वो वय संधि कहलाती है हिंदी में, और इसके मास्टर माने जाते हैं विद्यापति। तो यहाँ पर जो पद दिया गया है ये कुछ आपको ध्यान से इसको देखने की जरूरत है, ठीक है। पद कुछ इस प्रकार है कि सैसव जौवन दोह मिल गेल, श्रवणक पथ दोह लोचन लेल, बचनक चातुर लहु लहुहास, धरनीय चांद कयल परगास, मुकुर हाथ लय करे सिंगार, सखी पूछई कैसे सूरत बिहार, निर्जन उरज हेरई कत बेरी, बिहसई अपन पयोधर हेरी, पहले बदरी सम पुन नवरंग, दिन दिन अनंग अगोरल अंग, माधव पेखल अपरूप बाला, सैसव जौवन दोहु एक भेल, विद्यापति कह तोहें अग आनी, दोहु एक जोग इह के कह सयानी। ठीक है, तो यहां पर था सैसव जौवन दोहु एक भेला। अब जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये वय संधि के दौरान का पद है, यानी कि इसमें कवि यही बता रहा है कि वय संधि के कारण नायिका में शैशव और यौवन दोनों परस्पर मिल जाते हैं। शैशव यौवन दोहु मिली गेल, वय संधि में शैशव और यौवन दोनों मिल जाते हैं और मिलने के बाद श्रवणक पथ दोहु लोचन ले। श्रवणक मतलब मीनिंग को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर श्रवणक मतलब होता है कान, जिससे कि सुना जाता है। श्रवणक पथ कान के रास्ते से दुह लोचन ले, और जब नायिका शैशव और यौवन दोनों उसके परस्पर मिल जाते हैं तो उसके दोनों कानों के रास्ते दोनों नेत्रों ने ले लिया। ये थोड़ा सा आपको कल्पना करना पड़ेगा
ठीक है, दोनों कानों के रास्ते उसके नैनों ने ले लिया, मतलब कि नैन क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं थोड़ा सा। ठीक है, वचनक चातुरी लहु लहु हास, और जो उसकी वाणियां हैं, जो उसके वचन हैं, जो कुछ बोलती है उसमें भी चतुरता नजर आती है, और चतुरता की जगह पे मंद मंद हंसी। वचनक चातुरी लहु लहु हास, और जो पहले वचनों की चतुरता होती थी वहां पर मंद मंद हंसी ने जगह ले ली। आप देख रहे हैं कैसे बदलाव हो रहा है, मतलब कि ये जो अवस्था है, इस अवस्था के बाद नायिका में कैसे बदलाव हो रहे हैं, उसको विद्यापति ने पकड़ने का प्रयास किया है कि कान के स्थान पर क्या हो गया, उसकी आंखें धीरे धीरे क्या हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं, और जहां वचनों में चतुरता दिखाई पड़ती थी, अब वो चतुरता के साथ साथ मंद मंद मुस्कान, लहु लहु हास, हास मतलब हंसी में बदल रहा है। ठीक है, धरणीय चांद कयल परगास, और आगे क्या हो रहा है कि उसके शरीर की जो शोभा है ऐसे प्रतीत हो रही है मानो पृथ्वी पर चंद्रमा प्रकाश कर रहा है। धरणीय चांद कयल प्रकाश, धरनी मतलब धरती पर चंद्रमा क्या कर रहा है, अपना प्रकाश डाल रहा है। तो चांदनी रात आप लोगों ने देखा होगा कितना सौंदर्य बढ़ाती है। ठीक है, तो इस चीज को आपको महसूस करना होगा। मुकुर हाथ लय करे श्रृंगार, मुकुर मतलब दर्पण, हाथ में दर्पण लेकर वो बार बार श्रृंगार करती है। आप लोग भी अपने उस समय को याद करिए जब आप धीरे धीरे युवा अवस्था की तरफ बढ़ रहे थे, यानी कि ये एज बताई जा रही है 16 17 18 के आसपास में। ठीक है, तो ये चेंजिंग पॉइंट होता है यहाँ पर, और बार बार आप भी दर्पण के सामने अपने बालों को फेरते हैं और अपने सौंदर्य को देखने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग खोए से रहते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा अपने आसपास में, और खुद इसी को बोला जाता है आत्ममुग्धता, यानी मुग्धावस्था में रहते हैं, खुद पर मोहित होते हैं कि धीरे धीरे हम कैसे चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी हाथ में लेकर वो श्रृंगार कर रही है। सखी पूछे कैसे सूरत बिहार, और अपने सखियों से पूछती है कि कैसे हम प्रेम लीला की जाती है, क्योंकि सखी जो होती हैं काफी अनुभवी होती हैं, तो ये सखी थोड़ी सी एज में बड़ी होती हैं, या फिर थोड़ा इन मामलों में उनको ज्यादा ज्ञान होता है, तो वो कुछ कुछ गाइड भी करती रहती हैं। ठीक है ना, तो नायिका में परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तनों को ऊपर की 2 लाइनों में बताया गया, और नायिका में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। फिर यहाँ पर विद्यापति ने सखी को अ, लाया है, और फिर सखी का भी रोल है कि सखी से पूछती है कि कैसे हम तुरत बिहार, कैसे प्रेम लीला करते हैं। निर्जन उरज हेरहि कतिबेरी, बिहसहि अपन पयोधर हेरी। तो जब हम आलोचनात्मक चीजों को बता रहे थे तो वहां पर ये पंक्ति आई हुई थी। ठीक है, तो नायिका में ये बदलाव हो रहा है कि वो निर्जन प्रदेश देखकर अपने पयोधरों को, स्तनों को वो देख रही है, और देखकर फिर उसको प्रसन्न भी हो रही है। कुछ कुछ यही बात यहाँ पर कही गई है, और ऐसी ही पंक्तियां जो हैं थोड़ी सी विद्यापति को पढ़ाने में कठिनाई प्रस्तुत करती हैं। फिर भी आप लोग बड़े हैं, इन सारी चीजों को आपको एकदम से ओपनली देखना पड़ेगा। और आगे बताते हैं क्या चेंजिंग हुआ। पहले बदर सम पुण्य नवरन, पहले बेर के समान स्तन थे, बाद में ये नवरंग यानी कि नारंगी की तरह हो गए। तो कैसा बदलाव यहाँ पर विद्यापति अपने काल्पनिक आंखों से देख रहे हैं। दिन दिन अनंग अगोरल अंग, और लगातार अंग प्रतिदिन काम वासना की वृद्धि हो रही है, यानी कि परिवर्तन हो रहा है। अनंग अगोरल अंग, ठीक है। माधव पेखल अपरूप बाला, सैसव जौवन दुह एक भेला। तो यहां पर है कि बताया जा रहा है कि जब कृष्ण ने ऐसी अपूर्व बाला देखी जिसमें शैशव और यौवन दोनों मिलकर एक हो गए। माधव पेखल अपरूप बाला, माधव मतलब कृष्ण, कृष्ण ने एक ऐसी सुंदरी बाला को देखा जो जिसके शैशव और यौवन दोनों एक हो रहे हैं, मिल रहे हैं, यानी वहां पर परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो रहा है। विद्यापति कह तो है अगे आनी, दोहु एक जोग यह कह सयान। और विद्यापति कहते हैं कि तू तो अज्ञानी है, भली कौन चतुर स्त्री कह सकती है कि शैशव और यौवन ये दोनों एक साथ रहते हैं। दोहु एक जोग एक के कह सयान, ठीक है, कौन भला कह सकता है कि दोनों एक साथ रहते हैं। कहने का मतलब यह है
कि वय संधि में यद्यपि शैशव और यौवन दोनों दोनों ही होते हैं, किंतु यौवन का प्रभाव काम वासनाओं की वृद्धि में ज्यादा होता है, अधिक होता है। तो ये कुछ पद था जो कि वय संधि पर आधारित था और आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले पद के ऊपर, जो है कि पहले बदरी कुछ पुन पुन नवरंग, दिन दिन बाढ़े पीड़े अनंग, ते पुन भय गेल बीजक पोर, अब कुछ बाढ़ल सिरफल जोर, माधव पेखल रमन संधान, घाटई भेटल करैत स्नान, तन सुख सुबसन हृदय लाग, जे पै देखब तिन्हकर भाग, उर हिल्लोलित चाचर केस, चामर झापल कनक महेश, भनई विद्यापति सुनह मुरारी, सुपुरुख बिलसय से बर नारी। तो ये भी जो पद है एक तरीके से देखा जाए तो सौंदर्य को ध्यान में रखकर ही विद्यापति ने लिखा है। और अभी इसके ऊपर हमने वय संधि को देखा, और इस पद में क्या बताना चाहते हैं कि पहले बदर कुछ पुण्य नवरंग। ठीक है, जैसा कि पहले यौवन की स्पर्श काल में जो स्तन थे वो छोटे छोटे थे, लेकिन बेर के समान थे, फिर क्या हो गए, धीरे धीरे विकसित होकर नारंगी के समान हो गए। दिन दिन बाढ़े पीड़े अनंग, और दिन प्रतिदिन वे विकास करते रहे, और कामदेव भी उनको पीड़ित करता रहा, यानी उसको वेदना देता रहा। ते पुन भय गेल बीजक पोर, इसके बाद क्या बदलाव हो रहा है, फिर वे बढ़कर बिजौरा, बीजक पोर मतलब मैथिली में होता है एक बड़ा नींबू होता है, उससे यहाँ पर तुलना विद्यापति ने की है। ठीक है, अब कूच बाढ़ल सिरफल जोड़, अब जो स्तन है वो बढ़कर क्या हो गए, त्रिफल यानी बेल का रूप धारण कर लिया। माधव पेखल रमन संधान, घाट ही भेटल करैत स्नान, और फिर कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उस नायिका को ढूंढते हुए स्नान करते समय घाट पर उसके दर्शन किए। माधव पेखल रमनी, रमनी मतलब नायिका, घाट भेटल करैत स्नान, और स्नान करते हुए देख लिए। ठीक है, तनसुक सुबसन हृदय लाग, जे पै देखब तिन्हर भाग, और आगे और भी बहुत खतरनाक बात बताई जा रही है कि उस समय नायिका की साड़ी स्नान करते समय भीग गई थी और उसके वक्ष से चिपकी हुई थी, और ये जो दृश्य है उसको देखने वाला बहुत ही भाग्यशाली माना जा सकता है। ठीक है, तो पदों को आप देखिए कि विद्यापति ने अपने काल्पनिकता से किस तरीके से पदावली में नायिका का सौंदर्य वर्णन और उसके शारीरिक परिवर्तन के तरफ उसके सौंदर्य का वर्णन किया है। ठीक है, आगे वो लिखते हैं कि उर हिल्लोलित चाचर के चामर झापल कनक महेश, और बताया जा रहा है कि उस समय नायिका का हृदय धड़क रहा था। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए चुपके से देख रहा हो तो उस समय हृदय धड़क रहा था और उस पर बालों की लटें बिखर रही थी। चामर झापल कनक महेश। ठीक है, और लिखते हैं कि भनई विद्यापति सुना मुरारी, सुपुरुख बिलसय बर नारी, और विद्यापति कहते हैं कि हे कृष्ण, कोई श्रेष्ठ पुरुष ही उस सुंदर नायिका से केली विलास कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं। तो एक तरीके से इस पद में कवि ने यानी विद्यापति ने नायिका के स्तनों के क्रमिक विकास को अलग अलग उपमाओं के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ये जो उनका प्रयास है ये तमाम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर अपने जो मनोविकार है उनको साफ करने की जरूरत है। जब तक मनोविकार साफ नहीं रहेंगे इन पदों को आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे कि कैसे स्तनों में कैसे कैसे क्रमिक विकास हुआ, पहले वो क्या थे फिर बाद में कैसे कैसे हुए। तो यहाँ पर देखिए कवि ने पूरा बताया हुआ। तो एक तरीके से सौंदर्य वर्णन, इसीलिए कहा गया कि ये भक्ति, कोई जो भक्त कवि है इस टाइप से नहीं वर्णन करेगा, इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा कि ये श्रृंगारिक पद है। अगर कोई भक्ति में कर रहा है तो वो उसी आध्यात्मिकता की तरफ संकेत कर रहा है। ठीक है ना, तो चीजें आप धीरे धीरे आप समझ रहे होंगे जिनको आप पहले
याद किया करते थे, अब समझ में आ रहा हो कि आखिरकार माजरा क्या है। आगे बात करते हैं अगले पद के ऊपर। विवक्षा अलंकार को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। और अगर प्रश्न में कभी कभी आ जाए कि बीजक पोर मतलब क्या होता है, तो एक विशेष प्रकार का नींबू होता है। अगर पूर्वांचल में आप देखेंगे तो वो एक ग्रीन कलर का बड़ा 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 नींबू होता है, उसी से, यही से मिथिला में टाप भी कहते हैं, जो खाने में काफी स्वादिष्ट होता है। अब बात करते हैं आज का जो आखिरी पद है उसके बारे में। ठीक है, आखिरी पद जो है ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें वयः संधि वाली नायिका का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। कुछ कुछ आपको विद्यापति के पद बड़े अच्छे लगेंगे, कुछ कुछ में थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये भी ठीक है। ये मनोवैज्ञानिक पद है एक तरीके से देखा जाए तो। खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने बसन धूलि तनु भरई, खने खने दसन छटा छुट हास, खने खने अधर आगे करु बास, चौक चले खने खने चलु मंद, मनमथ पाठ पहिल अनुबंध, हृदय मुकुल हेरि हेरि थोर, खने आचर दे खने होए भोर, बाला सैसव तारुण भेंट, लखय न पारी जेठ कनेठ, विद्यापति कह सुन बर कान, तरुणिम सैसव चिन्ह न जान। एक तरीके से ये पद आप अपने दिमाग में रख लिए होंगे। और अब यहाँ पर जो पंक्तियां इसकी व्याख्या हम करते हैं कि खने खन नयन कोन अनुसरय, मतलब क्षण क्षण में जो नायिका है इसकी आंखें कोण का अनुसरण करने लगती हैं, क्योंकि नायिका वयः संधि के आसपास में चली गई है, यानी धीरे धीरे वो बढ़ रही है, उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। तो उसकी जो पहले आंखें वो कभी सीधा सीधा, लेकिन अब वो धीरे धीरे कोण बना रही है, मतलब तिरछा भी देखने का प्रयास की है। आप लोगों ने भी अपने जीवन में तिरछा देखा होगा। तो किसको तिरछा देखा जाता है? मतलब जिसको आप देखते हैं और चाहते हैं कि वो आपको ना देखे। वैसे ये युवावस्था में ही ज्यादातर होता है, और खासतौर से आप जब 11th-12th में रहते हैं, यहाँ तक कि कई लोग तो एमफिल पीएचडी में भी इस तरीके का व्यवहार करते हैं। तो कोई उम्र, इसीलिए कहा गया कि दिल तो बच्चा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं खने खन नयन कोण अनुसरई, कि क्षण क्षण में बाला की आंखें कोण का अनुसरण करने लगती हैं, यानी रह रह कर वो तिरछे चितवन से निहारने लगती है। खने खन बसन धूल तनु भरई, और क्षण क्षण में ही रहकर वह धूल के ढेर से अपने कपड़े को भर लेती है। खने खन दसन छटा छुटहास, और क्षण क्षण में ही उसकी हंसी से दांतों की छवि छिटक पड़ती है। खने खन दसन छटा छुटहास, आप देख रहे हैं कि हर एक चीज क्षण क्षण में ही हो रहा है, कितना जल्दी जल्दी बदलाव हो रहा है। इतना तो वर्तमान समय में जो लोग रील्स बनाते हैं या फिर जो शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं वो भी नहीं है। ठीक है, तो खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने बसन धूलि तनु भरई, खने खने दसन छटा छुटहास, उसकी हंसी भी छूट जाती है और दांत की छवि दिखाई पड़ती है। खने खने अधर आगे करु बास, और क्षण भर में ही वो अपने होठों के होंठ के आगे कपड़ा रख लेती है। तो अनुमान आप लगा सकते हैं कि होठों से जब कोई कपड़ा दबाता है तो आपने देखा होगा। चौक चले खने खन चलू मन, और कभी कभी वो चौंक कर और धीरे धीरे चलने लगती है। चलू मन, मनमथ पाठ पहले अनुबंध। अब इसमें कामदेव आ जाएंगे तुरंत। ठीक है, यहाँ पर है कि वो इस तरीके से चलती है कि बाला के शरीर में बचपन और जवानी, मतलब वो शैशवावस्था और जो यौवनावस्था है, दोनों का मिलन हो गया है। और वो जो भी यहाँ पर क्षण क्षण आया हुआ है, इसलिए आया हुआ है कि अगर ज्यादा टाइम तक ये रहेगा तो कोई देख लेगा, क्योंकि ये ऐसी एज ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई चाहता है कि कोई देख ना पाए। तो यहाँ पर है कि मनमथ पाठ पहले अनुबंध, कामदेव यानी जो शारीरिक विकास हो रहा है या फिर काम वासना की तरफ का ये पहला पाठ है। अगर जो भी शैशव और यौवनावस्था में जा रहा है तो ये पहला पाठ है कि उसमें क्षण क्षण चीजें आने लगती हैं। क्षण में वो तिरछे देखेगा, क्षण में वो उसके कपड़े धूल में लिपट जाएंगे तो उसको झाड़ने लगेगा, क्षण में वो मुस्कुराने लगेगा, फिर अपने होठों से कपड़े को दबा लेगा,
फिर चौंक जाएगा, फिर धीरे धीरे चलना शुरू कर देगा। ये सब पहला लक्षण है। अगर आप लोगों के आसपास में इस तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हो तो ये मानकर चलिए कि वो व्यक्ति किसी न किसी के प्रेम में है या फिर उसकी एज धीरे धीरे बढ़ रही है। और जैसा कि आप लोगों ने श्रद्धा भक्ति पढ़ा होगा तो वहां पर बताया भी गया है कि प्रेम जो है एकांत खोजता है और बारी सारी चीजें आप जानते हो। हृदय मुकुल हेरी हेरी थोर, और कई बार तो वो क्या है कि यहाँ पर है कि हृदय मुकुल हेरी हेरी थोर, वह अपने वक्षस्थल को थोड़ा मुकुलित देख देखकर कभी उसके ऊपर आंचल से ढक लेती है। खने आंचर दे अन खने होए घोर, तो इसलिए कभी कभी वो इसको छिपा भी लेती है, कभी कभी देखती है धीरे धीरे। बाला सैसो तारुण भेंट, और आगे लिखा जा रहा है कि जो नायिका है वो धीरे धीरे अपने शैशव अवस्था से यौना अवस्था की तरफ जा रही है। और लखैन पारी जेठ कनेट, उसको ये समझ में नहीं आता है कि उसमें जो उसका वक्षस्थल है कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि कितना मनोवैज्ञानिक ढंग से एक नायिका में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको विद्यापति ने अपने परिवर्तन की आंखों से देखने का प्रयास किया। चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होंगी। व्याख्या में क्या होता है कि अ, सबकी अलग अलग व्याख्याएं होती हैं। यहाँ पर हम शब्दों के साथ साथ केवल अर्थ निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर विद्यापति के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत आपको गहराई दर्शन में जाना पड़ेगा। विद्यापति कह सुन बर कान, तरुणिम सहसव चिन्ह न जान। इसलिए विद्यापति कहते हैं कि हे कृष्ण सुनिए, अभी बाला जवानी और बचपन की पहचान नहीं जानती, अभी वह ज्ञाता ज्ञात यौवना है। विद्यापति कह सुन बर कान, कि जो भी अभी नायिका है उसको ये नहीं पता है कि बचपन क्या होता है या फिर युवावस्था क्या होती है, उसको इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। इसीलिए वो तिरछी नजरों से देख रही है, धूल धूसरित हो जा रही है, मंद मंद मुस्कुरा दे रही है, फिर होठों से कपड़ों को दबा ले रही है, फिर धीरे धीरे चौंक जा रही है, धीरे धीरे चलने लग रही है, क्योंकि ये उसमें बदलाव हो रहा है। वो खुद इस बदलाव को ठीक से नहीं समझ पा रही है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इस व्याख्या को जरूर समझ लिया होगा। तो हमने सोचा कि इन पांचों व्याख्याओं पर बातचीत किया जाए, जिससे कि एक तरीके से टेक्स्ट पर हम बातचीत कर लें। तो विद्यापति को आप लोगों ने धीरे धीरे समझना शुरू कर दिया होगा कि इनकी जो पदावली है वो किस प्रकार की है। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा और बाकी अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।